नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं ताकि आप उनसे लाभान्वित हो सके। तो दर्शकों, आज का हमारा विषय है मधुमक्खी पालन और इसी विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञान सिंह वर्मा जी, जो कि उप निदेशक हैं डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर नवबहार शिमला में। सर, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज का हमारा विषय है मधुमक्खी पालन। तो सर, ये जो मधुमक्खी पालन का जो योगदान है और जैसे पर्यावरण है, तो इनमें आपस में क्या संबंध है सर? जी, मधुमक्खियों का प्राचीन समय से लेकर मनुष्य की सभ्यता के साथ इसका बहुत ही एसोसिएशन रही है। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ है वैसे वैसे मधुमक्खियों के रहन सहन और रख रखाव में भी परिवर्तन आए हैं। तो जैसा आपने पूछा है कि मधुमक्खियों का क्या योगदान है हमारे इस जो प्लेनेट है, जो हमारी धरती है, इसमें मेनली जो 3 इश्यूज हैं। सबसे पहला है फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा जिसे हम कहते हैं। तो मनुष्यों के भोजन का जो 2/3 भाग है वो मधुमक्खियों द्वारा परागित फसलों से हमें प्राप्त होता है। दूसरा जो मेन इनका इम्पोर्टेंट रोल है, जो महत्वपूर्ण जो इनका रोल है वो बायोडाइवर्सिटी में है, जिसको जैव विविधता भी कहते हैं। तो मधुमक्खियाँ जो है हमारे पर्यावरण के लिए जो है जैव विविधता बनाए रखने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जो मुख्य परागणकर्ता के रूप में जो है मधुमक्खियाँ 90% जो पॉलिनेशन है, 90% जो परागण है वो मधुमक्खियों द्वारा ही संभव होता है। और हमारी जो फसलें हैं उसमें से कम 30% ऐसी क्रॉप्स है जिनके लिए परागण के लिए मधुमक्खियों की आवश्यकता रहती है। इसके अलावा जैसे हमारा जो इकोसिस्टम है, पर्यावरण संतुलन है, उसमें भी मधुमक्खियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि मधुमक्खियां जब एक फूल से दूसरे फूल पे भ्रमण करती है तो उससे फूल एक परागण क्रिया संपन्न होती है जिससे बीज बनते हैं। इन्हीं बीज बनने से जो है नए पौधों की उत्पत्ति होती है। जिन पौधों का जो है हमारे वाइल्ड लाइफ जो है, हमारी जो जंगली जीव जंतु जानवर है, उनके भोजन का ये मुख्य अंश है। तो उनकी जो हैबिटेट है वो भी मधुमक्खियों द्वारा इन्हीं पर निर्भर है। इनके अगर परागण नहीं होगा तो उनका जो रहन सहन है वो भी संतुलन जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उन्होंने 2017 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव पास किया था, प्रपोजल लाई थी कि मधुमक्खियों को जो है हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रस्ताव को जो है यूएनओ द्वारा भी स्वीकार किया गया था। और अब हर वर्ष जो है वो 20 मई को जो है वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरे संसार में। तो मधुमक्खियों का जो है मनुष्यों की सभ्यता और उसकी सर्वाइवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। सर, अभी आपने जिक्र किया कि जो मधुमक्खियां हैं वो हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सर, कैसे वो बायोडाइवर्सिटी को जो है वो कैसे मेंटेन करती हैं? मधुमक्खियां जो है जब फूलों पर भ्रमण करती है तो एक फूल से दूसरे फूल पे ये भ्रमण करती है। तो एक फूल से जो फूलों का पोलन है, जिसको परागकण भी कहते हैं, वो दूसरे फूलों पर ले जाती है। तो हमारी बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिसमें कुछ फलों वाली फसलें हैं, सब्जियां हैं, तेल वाली फसलें हैं, औषधीय पौधे हैं। तो उनमें परागण क्रिया के बगैर जो है वो पॉलिनेशन होना संभव नहीं है, उनमें बीज नहीं बन सकता है। तो मधुमक्खियां जो है एक परागणकर्ता के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त मधुमक्खियों से हमें बहुत से अन्य पदार्थ भी प्राप्त होते हैं जो कि एक हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। सभी आपने जिक्र किया कि हमें मधुमक्खियों से डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हमें मिलते हैं, तो ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हमें मधुमक्खियों से मिल सकते हैं सर? मधुमक्खियों से हमें मेनली जो है जैसे शहद प्राप्त होता है, क्योंकि मधुमक्खियों को लोगों द्वारा जो हनी बीज को जो है मेनली वो हनी के शहद के लिए ही जाना जाता है। तो मधुमक्खियों से हमें शहद के अलावा और भी बहुत से महत्वपूर्ण पदार्थ प्राप्त होते हैं। जैसे पहला है शहद। तो शहद जो मधुमक्खियां फूलों से इकट्ठा करती है, वो फूलों से मधुमक्खियां 2 चीजें बाहर से लाती हैं। पहला तो नेक्टर है जिसे मधुरस कहते हैं, दूसरा पराग है जिसे हम पोलन भी कहते हैं। तो ये जो नेक्टर होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स का मेन सोर्स होता है, और जो ये पोलन है ये प्रोटीन का एक मेन सोर्स होता है। तो ये जो फूलों का रस होते हैं उसको अपने मुंह में ला के जब मधुमक्खियां इकट्ठा करती है तो उसमें एक एंजाइम ऐड कर देती है जिसे इन्वर्टेज एंजाइम कहते हैं। तो ये जो एंजाइम है ये इस मधु रस को जो है, जो फूलों का मीठा रस है, उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देती है। तो हनी के अंदर मेनली ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये 2 मिठास होती है
ग्लूकोज हमारी अंगूर की मिठास है और फ्रक्टोज फलों की मिठास है। जी। इसके अलावा मधुमक्खियों से हमें मोम भी प्राप्त होता है। मधुमक्खियों के पेट में जो इसकी वर्कर बीज होती हैं उसमें ग्रंथि होती है जिन्हें मोम की ग्रंथि कहते हैं, वैक्स ग्लैंड कहते जी। हैं। तो मधुमक्खियां जब शहद खाती है तो बाहर वैक्स निकालती है। ओके। तो ये वैक्स जो है मधुमक्खियां अपना छाता बनाने के लिए यूज करती है। इसके अलावा इसका इंडस्ट्रियल यूज भी है, जैसे मोमबत्ती बनाने में है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में है, लोशंस हैं, क्रीम्स है, ये चीजें भी है जो मधुमक्खियों का जो मोम है इससे प्राप्त होती है। इसके अलावा तीसरा जो महत्वपूर्ण इसका प्रोडक्ट है वो रॉयल जेली है। तो रॉयल जेली जो है मधुमक्खियां जो वर्कर बीज है इनके सिर में एक ग्लैंड होता है जिसे हाइपोफ्रेंजियल ग्लैंड कहते हैं। तो ये मधुमक्खी जो वर्कर बीज है जो रॉयल जेली निकालती है, ये क्वीन बीज जो रानी मक्खी होती है इनके परिवार में उसकी एक मेन खुराक होती है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें भी शुरू में जो है वर्कर बीज जो है रॉयल जेली खिलाती है। तो रॉयल जेली का उत्पादन भी हमारे देश के अलावा दूसरे देशों जैसे चाइना, दूसरे देशों में इसका काफी उत्पादन हो रहा है और लोग इससे भी एक बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा मधुमक्खियों का जो जहर होता है जिसे बी वेनम कहते हैं, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है। इस बी वेनम को इकट्ठा करके जो है इसके भी बहुत से औषधीय गुण है, जैसे कि जोड़ों का दर्द है, आर्थराइटिस है, कैंसर जैसी कुछ बीमारियों के लिए भी बहुत ही उपयोगी पाया गया है। इसके अलावा मधुमक्खियों से हमें जो एक पदार्थ प्राप्त होता है प्रोपोलिस, जिसे पेड़ों का गोंद भी कहते हैं। तो मधुमक्खियां जब पेड़ों पे विजिट करती है तो वहां से पत्तियों के पास से फ्रूट बर्ड से जो है वो एक गमी सब्सटेंस कलेक्ट करती है जिसकी कि बहुत ही एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी जो वायरस प्रॉपर्टीज होती है प्रोपोलिस में। तो ये प्रोपोलिस भी हमारे काफ़ी मेडिसिनल यूज है इसका। इसकी क्रीम भी बन रही है, जैसे आपने देखा होगा मार्केट में एक क्रैक क्रीम आती है, तो ये मेनली जो है वो प्रोपोलिस से ही बनती है। इसके अंदर काफ़ी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। इसके अलावा मधुमक्खियों से हमें पोलन भी हम इकट्ठा कर सकते हैं, पराग, ये भी हमारा एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है ये भी काफ़ी जो अपने दवाइयाँ है उसमें पोलन का यूज़ करती है। तो ये मधुमक्खियों के मेन जो है। सर अभी आपने जिक्र किया कि बी वेनम जो आपका मधुमक्खियों का जिसको हम जहर कहते हैं वो आप कलेक्ट करके, मतलब जो हमारे मेडिसिनल वैल्यू है सर उसकी, जैसे जोड़ों का दर्द के लिए वो बहुत फायदेमंद है। तो सर हम उसको कलेक्ट कैसे करते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर? जब मधुमक्खियां जो है उनका जो स्टिंग होता है जब डंक मारती है तो इनके अंदर एक पॉइजन ग्लैंड होता है जिसके अंदर की एक पॉइजन भरा होता है जिसे हम मधुमक्खियों का जहर या बी वेनम भी कहते हैं। ये बी वेनम को कलेक्ट करने के लिए जो बी कॉलोनीज होती है उसके अंदर एक शीशा लगा दिया जाता है जिसके अंदर छोटी छोटी वायर्स होती है। तो इसमें एक हल्का करंट पास किया जाता है तो जिससे मधुमक्खियां जो है वो अपना स्टिंग को उस शीशे पे प्रेस करना चाहती है, लेकिन वो उनका स्टिंग तो नहीं निकलता है, लेकिन वहाँ जो उनके पॉइजन की ड्रॉप है वो गिर जाती है। तो इस पॉइजन को जो है हम शीशे के ऊपर से स्क्रैच करके जो है इकट्ठा किया जा सकता है। तो इस बी वेनम को इकट्ठा करने के बाद दूसरे देशों में तो बी थेरेपी भी यूज हो रही है। काफ़ी लोग जो है जिनको जोड़ों का दर्द है, आर्थराइटिस है, वो बी थेरेपी के क्लिनिक खुले हैं तो वहाँ पे जाके वो मधुमक्खियों का स्टिंग लगवा के जो है इसका एक औषधीय उपयोग भी इसका दूसरे देशों में हो रहा है। जी सर, हमारे देश में जो है वो ये जो मधुमक्खियाँ हैं इनकी कौन कौन सी वैरायटीज़ जो है वो पाई जाती हैं और उनमें सर कितना प्रतिशत जो है वो शहद उनमें पाया जाता है? जी, हमारे देश में मधुमक्खियों की मेनली जो है 4 प्रजातियां पाई जाती है। पहली जो प्रजाति है वो है रॉक बी, जिसे कि एपिस डॉर्सेटा कहते हैं। और ये जो मधुमक्खी हमारी ये जंगलों में रहती है, जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, जो हमारा गर्म इलाके स्टेट्स हैं वहाँ पर ये काफ़ी इनके छाते पाए जाते हैं मधुमक्खियों के। तो इस मधुमक्खी से हमें एक छाते से जो है 60 से 70 किलो हनी प्राप्त हो जाता है। दूसरी तरह की जो मधुमक्खी है वो हमारी इंडियन हनी बी है, जो हमारे घरों में भी रहती है, जो वाल हाइव दीवारों में रहती है, जंगलों में वो लॉग हाइव्स में रहती है। तो इस मधुमक्खी से भी ये भी हमारे अपने देश की मधुमक्खी है, तो इससे भी हमें 10 से 15 किलो तक शहद जो है प्रतिवर्ष प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा हमने एक जो मधुमक्खी की एक प्रजाति जो है बाहरले देशों से भी यहाँ लाई है, जो 1961 में सबसे पहले जो है भारतवर्ष में सिर्फ हिमाचल प्रदेश के नगरोटा में इसको लाया गया था। तो जो एपिस मेलिफेरा है, जिसको इटालियन हनी भी कहते हैं, तो इसका जो शहद उत्पादन है वो 30 से 40 किलो प्रतिवर्ष है। और ये मधुमक्खी जो है काफ़ी जेंटल नेचर की है, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है।
तो ये ज़्यादा काटती भी नहीं है, इसको हैंडल करना भी आसान होता है। तो जो हमारे प्रदेश के और देश के जो बी कीपर है वो मैक्सिमम बी कीपिंग जो है इसी प्रजाति के साथ कर रहे हैं, इटालियन हनी बी को पाल के कर रहे हैं। चौथी किस्म की जो मधुमक्खी है वो हमारी लिटल बी है, जिसे एपिस फ्लोरिया भी कहते हैं। तो इस मधुमक्खी से हमें 1 से 2 किलो शहद प्रतिवर्ष प्राप्त हो सकता है, जो कि मेडिसिनल वैल्यू जिसकी बहुत अच्छी है। तो जो कमर्शियल तौर पे हमारे देश और प्रदेश में जो है वो 2 तरह की मधुमक्खियाँ पाली जा रही है, एक इटालियन हनी बी है और दूसरी हमारी जो इंडियन हनी बी है। उन्हीं को ही हमारे जो मौन पालक है वो इसे कमर्शियल रूप पे पाल रहे हैं। तो सर क्या हम ये दोनों प्रजातियों की जो मधुमक्खियाँ हैं इसको हम जैसे हमारे हिमाचल की अगर हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया है, तो इस ज्योग्राफिकल एरिया में जो है वो हम जो है वो इन दोनों मधुमक्खियों को, इन दोनों प्रजातियों की मधुमक्खियों को पाल सकते हैं सर? जी, जैसा कि आपने अभी प्रश्न किया है, जो ये हमारी इटालियन हनी बी है जी, ये मधुमक्खी जो है अगर इसके लिए हमारा फूलों का सोर्स अच्छा होगा, क्योंकि मधुमक्खियों की जो खुराक है वो सिर्फ फूल है। तो फूलों से जैसे मैंने बताया था कि ये पराग और जो मधुरस है वो इकट्ठा करती है। तो मधुमक्खियों के लिए जितने अधिक पुष्प पौधे होंगे या हम एक जगह से दूसरी जगह इसको माइग्रेट करेंगे, अगर प्रवर्जन करते हैं जैसे हमारे बी कीपर्स कर भी रहे हैं, वो हमारी स्टेट से जो अभी बी कॉलोनीज को हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश तक भी लोग जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं फ्लोरा के ऊपर। तो इटालियन हनी बी को तो माइग्रेट करके जो है हम थ्रू आउट द ईयर जो है इसको पाला जा सकता है। दूसरी किस्म की जो आपने इंडियन हनी बी कही है, ये हमारे घरों में जो वाल हाइव्स है, दीवार घरों में भी रहती है, जंगलों में वाल हाइव्स में भी है। तो इन मधुमक्खियों को इतने ज़्यादा फ्लोरा की आवश्यकता नहीं रहती है। तो लोकली हमारे पास जो पुष्प पौधे होते हैं सीजनली जो मौसम के अनुसार खिलते रहते हैं, जैसे स्प्रिंग सीजन में, गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में या ऑटम के सीजन में, तो इस ये मधुमक्खियों का जो हमारी इंडियन हनी बी है इसका गुजारा जो है इसी से हो जाता है। जी सर, फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मधुमक्खियों का क्या योगदान रहता है सर? ये बहुत ही आपने एक अच्छा प्रश्न किया है। मेनली जो हमारी मधुमक्खियाँ है वो परागण क्रिया जो वैसे तो फूलों पर कीटों की जो है 20,000 से ज़्यादा प्रजातियां भ्रमण करती रहती है, लेकिन मधुमक्खियां जो है वो परागण क्रिया में इनका बहुत ही मेन रोल है, क्योंकि इनके शरीर की जो बनावट है वो इस तरह से कुदरत ने बनाई है। एक तो इनकी टांगों में, एक पिछली टांगों में एक पोलन बास्केट जिसे पराग की टोकरी भी कहते हैं। तो मधुमक्खियां जो है ये पोलन कलेक्ट करती है, क्योंकि इनके जो बच्चे हैं उनकी खुराक जो है वो मेनली पोलन है। तो मधुमक्खियां जो पोलन लाती है उससे हमारा पॉलिनेशन परागण होता है। तो हमारी जो तेल वाली फसलें हैं, फल है, सब्जियां हैं, कुछ एक फसलें ऐसी है जिसमें जो पोलन है, जैसे हमारा सेब है, हिमाचल प्रदेश में सेब जो की जो बागवानी है वो काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में होती है। तो सेब में जो हमारी डिलीशियस वैरायटी है, इसका जो पोलन है वो सेल्फ कंपैटिबिलिटी नहीं होती, तो वो अपने आप जो है परागण नहीं हो सकता उसमें फूल में। तो दूसरी जो परागण किस्में है वहाँ से हमें पोलन जो है मेन जो हमारी कमर्शियल वैरायटी है उसके लिए पोलन लाना पड़ता है। तो उस पोलन लाने का काम जो पॉलिनेटर का काम है वो हमारे मधु बी कॉलोनीज ही करती है, जो मधुमक्खियाँ है। तो हमारे जो बागवान है हिमाचल प्रदेश, एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा पहली स्टेट है जहाँ पर जो है किसान जो है अपने बगीचों में फूलों के टाइम जो है मधुमक्खियाँ किराए पे लेते हैं मौज पालकों से, जिसका वो 1,000 रुपये किराया भी देते हैं। तो इनका मधुमक्खियों का परागण क्रिया में बहुत ही योगदान है, क्योंकि जब पूरी तरह से परागण होगा तो फलों का आकार भी अच्छा होगा, फलों में रंग भी अच्छा आएगा, उसमें फलों में स्वाद भी अच्छा होगा और फलों की शेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी होगी। तो मधुमक्खियों का जैसे तेल वाली फसलें जैसे सरसों है या हमारा सनफ्लावर है, सूरजमुखी है, तो जिन फसलों पे हम मधुमक्खियों को रखते हैं तो उसमें बीज की मात्रा भी अधिक लगती है, उत्पादन भी अधिक होता है और उसमें जो ऑयल कंटेंट है, तेल की मात्रा भी अधिक होती है। इसी तरह से जो हमारी सब्जियों वाली फसलें हैं जैसे प्याज है, हमारा मूली है, गाजर है, अगर हम मधुमक्खियों की कॉलोनीज को इन खेतों में रखते हैं तो उसमें बीज की मात्रा भी अच्छी होगी और पैदावार भी अच्छी होगी। सर अक्सर ये देखा जाता है कि जो हम हनी जो है वो कलेक्ट करते हैं हनी बी से, तो वो 2 कलर्स का होता है सर। एक जैसे हम कलेक्ट करते हैं ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन में, जो हम शहद जो है वो स्प्रिंग सीजन में कलेक्ट करेंगे वो होगा सर ब्राउनिश कलर, और जो ऑटम सीजन में हम कलेक्ट करेंगे वो होगा वाइटिश इन कलर। तो सर ऐसा क्यों होता है? मधुमक्खियाँ जो फूलों से शहद इकट्ठा करती है तो उसमें जो शहद के अंदर जो टेस्ट आता है, कलर आता है, तो जो फ्लावर में डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो उसकी वजह से होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि
पे मधुमक्खियाँ जब सरसों के फूलों पे जाती है तो उसका जो शहद होगा वो ब्राउन कलर का होगा। जी। अगर आप उसको टेस्ट करेंगे तो उसमें टेस्ट भी ऐसे आएगा जैसे कि सरसों के तेल की जैसे उसमें टेस्ट आएगा। अगर मधुमक्खियाँ सफ़ेदे के फूलों पे आप रखते हैं तो उसका टेस्ट भी, कलर भी ब्राउन होगा और उसमें टेस्ट भी ऐसा आएगा जैसे विक्स की गोली आप खा रहे हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि ऑटम सीजन में जो हमारी जो शरद ऋतु से पहले का मौसम होता है उस टाइम हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो फ्लावर खिलता है जो जंगलों में होता है जिसे प्लेक्ट्रेंथस कहते हैं, छिछड़ी हमारे लोकल भाषा में कहते हैं। तो ये जो प्लेक्ट्रेंथस हनी है इसका हनी जो है बिल्कुल वाइट किस्म का होता है जी। तो ये जो इस शहद की जितना भी हमारा वाइल्ड फ्लोरा है जो जंगली फूल पौधे और जड़ी बूटियां हैं उससे जो शहद हमें प्राप्त होता है मधुमक्खियां कलेक्ट करती है उसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छी है, मेडिसिनल वैल्यू भी उसकी बहुत अच्छी है। तो ये जो शहद में जो कलर है और इसका जो स्वाद है ये फूलों और मौसम पर निर्भर करता है। जी सर, अगर किसी ने मधुमक्खी पालन को जो है वो अपने एक व्यवसाय के रूप में शुरू करना है तो उसको कैसे शुरू करना चाहिए सर? मधुमक्खी पालन का अगर व्यवसाय कोई भी हमारा जो बागवान और किसान इसे व्यवसाय के रूप में शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता रहती है, ट्रेनिंग की। तो इसके लिए जो बी कीपिंग की एक्टिविटीज़ है ये हमारा जो उद्यान विभाग है हिमाचल प्रदेश वो इसको बी कीपिंग को देख रहा है। तो सबसे पहले तो इसमें हमें प्रशिक्षण की जरूरत रहती है। तो यदि कोई भी बागवान जो है वो इसमें प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है तो अपने जो हमारे विकास खंड है, डेवलपमेंट ब्लॉक्स है, वहाँ पे हमारे उद्यान विकास अधिकारी बैठते हैं तो वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन डाल के वो सबसे पहले मौन पालन में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। प्रशिक्षण के उपरांत जो है फिर कहाँ से उसने बी कॉलोनीज और बी हाइव्स लेने हैं या मधुमक्खी का सामान लेना है उस विषय में पूरी जानकारी जो है हमारे जो विभाग के अधिकारी है उनसे प्राप्त कर सकते हैं। सर, तो ये जो ट्रेनिंग होती है ये कितने डेज की होती है और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट होते हैं सर? मधुमक्खियों का जो इसका मधुमक्खी पालन का जो प्रशिक्षण है ये विभाग द्वारा 5 दिन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के उपरांत जो है आपको एक सर्टिफिकेट भी बागवानों को, किसानों को प्रदान किया जाता है। तो इसके लिए कोई भी जो शैक्षणिक योग्यता नहीं रखी गई है। हमारे जो बेरोजगार युवा हैं, चाहे वो शहर के रहने वाले हैं चाहे गांव के रहने वाले हैं, तो उन्हें वो सिर्फ हिमाचली होने चाहिए, उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए, तो बाकी कोई भी वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मधुमक्खी पालन का जो व्यवसाय है वो इस तरह का व्यवसाय है जिन लोगों के पास अपनी भूमि भी नहीं है, अपनी जमीन भी नहीं है, वो भी इस व्यवसाय को अपनाकर अपनी आजीविका कमा सकते हैं। जी सर। सर, जैसे कोई बागवान है या किसान है वो बागवानी या खेती बाड़ी करते हैं अपने आय को बढ़ाने के लिए, तो सर ये जो मधुमक्खी जो पालन है इससे हमारे किसानों और बागवानों की आय जो है वो किस तरह से बढ़ेगी और कितने प्रतिशत बढ़ेगी सर? जैसे कि मधुमक्खी पालन का जब प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत यदि कोई भी बागवान या किसान जो है बी कीपिंग का काम शुरू करता है तो सबसे पहले जैसे उसने एक जो हमारा इकोनॉमिकल वायबल यूनिट होता है वो 50 कॉलोनी अगर रखते हैं तो सबसे पहले तो इसका जो पॉलिनेशन में जब हम परागण क्रिया के लिए मधुमक्खियों को फूलों पे रखते हैं तो इसमें देखा गया है कि फसलों की पैदावार में 20 से 25% की बढ़ोतरी होती है। जी। तो 25% बढ़ोतरी होने के साथ साथ जो है मधुमक्खियों का जो इतनी इनकम हमें शहद से प्राप्त नहीं होती जितना जो पॉलिनेशन से जो पैदावार बढ़ाने में मधुमक्खियों का रोल है। इसके अलावा बागवान को अगर वो शहद जो मधुमक्खियों से हमें प्राप्त होता है जैसे हमारी इटालियन हनी भी है तो प्रति वर्ष जो है 30 से 40 किलो जो शहद का उत्पादन है वो एक कॉलोनी से एक डिब्बे से जो है प्राप्त किया जा सकता है। तो 30 से 40 किलो हनी, अगर 30 किलो हनी भी है तो हमारे बागवान को 8-10 हज़ार रुपए की इनकम हनी से हो जाती है। इसके अलावा जो मोम है जैसे मैंने बताया था तो अगर 3% इसमें मोम भी निकलता है हनी प्रोडक्शन के साथ साथ तो इसकी मोम की भी मार्केट में बिक जाता है। इसके अलावा हमारे बागवान जो है वो पोलन भी कलेक्ट करते हैं तो पराग को बेच के भी मधुमक्खियाँ इनकम जनरेट की जा सकती है। इसके अलावा हमारे जो मौन पालक है वो मधुमक्खी के बॉक्सों को किराए पे देते हैं। 1000 रुपये उन्हें किराया भी मिल जाता है 1 महीने का जब वो फूल खिलते हैं जैसे सेब में है और दूसरे बगीचों में, तो ये भी एक आय का जरिया हो सकता है। इसके अलावा मधुमक्खियों में जो प्रति वर्ष बढ़ोतरी होती है 40% तक, अगर किसी मौन पालक के पास 100 कॉलोनीज है तो वो 1 साल के अंदर जो है दूसरी 40 एक्स्ट्रा कॉलोनीज भी तैयार कर सकता है। तो इन कॉलोनीज को बेच के भी वो इनकम प्राप्त कर सकता है। तो इसके अलावा मधुमक्खियों
में बहुत से जो मैंने बताए हैं काफ़ी जो सोर्स है इनकम के, तो ये कि इनकम का अच्छा व्यवसाय जो है वो बन सकता है। जी सर, जो लोग जो है वो मधुमक्खियों को पाल रहे हैं, उसके बाद सर मेन प्रॉब्लम आती है मैनेजमेंट की, तो उनको किस तरह से जो है वो मधुमक्खियों का प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए सर? मधुमक्खी पालक जो है हमारे इसमें डिफरेंट सीजन्स में जो है वो डिफरेंट मैनेजमेंट वर्क्स रहते हैं जी। प्रबंधन इनका रहता है। जैसे कि शरद ऋतु में इनको कुछ सर्दियों से बचाव की आवश्यकता रहती है। इसके अलावा जब हमारा स्प्रिंग सीजन होता है तो उस टाइम काफ़ी फूल खिलते हैं, तो हमारी जो मौन वंशों की बढ़ोतरी वो होनी चाहिए, हमारी बी कॉलोनी स्ट्रांग होनी चाहिए। आजकल जिस प्रकार से हमारा गर्मियों का मौसम है, तो गर्मियों के मौसम में हमें मधुमक्खियों को अगर बाहर से फूलों का रस नहीं आ रहा है तो हमें कृत्रिम खुराक की भी आवश्यकता रहती है, तो जिसके लिए हमें मधुमक्खियों को चीनी और पानी का घोल भी देना पड़ता है। डर्थ पीरियड का मतलब है जब मधुमक्खियों को बाहर से कोई भी खाने का सोर्स ना मिल रहा हो, कोई भी फ्लावर्स बाहर नहीं है, तो थोड़े दिन के लिए हमें इसे चीनी का घोल भी खिलाना पड़ता है। इसके अलावा बाहर से अगर पोलन अच्छा आ रहा है, पराग अच्छा आ रहा है, तो अगर हम इसको कृत्रिम खुराक देंगे तो इनकी ब्रूडिंग अच्छी होगी। जो इसकी रानी मक्खी है वो उसकी अंडे देने की क्षमता बढ़ेगी। तो दिन में जैसे रानी मक्खी है इसकी 1000 से 1500 एग्स अंडे प्रतिदिन देती है। तो जितनी ज़्यादा हमारी स्ट्रॉन्ग कॉलोनीज होगी, वो आने वाले समय के लिए जब बाहर फूल खिलेंगे, तो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉलोनीज होगी, मजबूत मौनवंश होंगे, उतना ही ज़्यादा जो है वो बाहर से हनी कलेक्ट होगा और हमारे बी कीपर्स को इसकी बहुत सी आय होगी। तो इसके अलावा जब हम बी कॉलोनीज को माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं गाड़ियों में, तो इसके लिए भी एक विशेष प्रबंधन की आवश्यकता होती है माइग्रेशन के दौरान। तो उस तरह का भी ख्याल रखना पड़ता है कि बी कॉलोनीज की कैसे पैकिंग करनी है, बी हाइव्स की किस तरह से मौनवंशों को जो है नए स्थान पे रखना है। तो इस तरह के कई प्रबंधन रहते हैं, तो जिसके बारे में जो हमारे मौन पालक है, तो हमारे जो विभाग के तकनीकी अधिकारी हैं, उनसे समय समय पर इसमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो समय समय पर इसके बारे में जानकारी भी विभाग द्वारा दी जाती है। जी सर, सरकार द्वारा जो है वो हमारे बागवान या किसान भाई बहनों को जो है वो मधुमक्खी पालन के लिए क्या क्या सुविधाएं सर जो प्रदान की जाती हैं? जैसा कि मधुमक्खियों की जो इम्पोर्टेंस है जी, अभी जैसे हम पहले जिक्र हो रहा था, तो मधुमक्खियों की जो इनकी रोल को देखते हुए जो इनकी हमारा कंट्रीब्यूशन है हमारे पर्यावरण के लिए जी, तो उसको देखते हुए सरकार द्वारा जो है, हमारे भारत सरकार द्वारा जो है एक नेशनल बी बोर्ड की स्थापना की गई है। तो हमारी स्टेट के अंदर भी एक स्टेट बी बोर्ड बन गया है। तो मधुमक्खी पालन में प्रशिक्षण के अलावा यदि कोई भी हिमाचल प्रदेश का बागवान इस व्यवसाय को शुरू करना चाहता है, तो सरकार द्वारा जो है मुख्यमंत्री योजना के तहत इसमें 80% अनुदान दिया जाता है। जी, तो कोई भी बागवान अगर 2 लाख रुपए का या 2,20,000 रुपए का मधुमक्खी का सामान क्रय करता है, जी, उसे 1,76,000 रुपए सरकार द्वारा जो है असिस्टेंस उपदान के रूप में दिए जाते हैं। जी, इसके अलावा भी जैसे मधुमक्खियों को एक जगह से दूसरी जी, जगह जब माइग्रेट करते हैं, तो उस पर भी ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी में जी, भी अनुदान दिया जाता जी। है। डॉक्टर ज्ञान सिंह वर्मा जी, आज आपने बहुत ही उम्दा जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की कि किस तरह से उन्हें जो है वो मधुमक्खी का पालन करना चाहिए। आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।